फिल्म की शुरुआत एक तबाह होती धरती से होती है, जहां संसाधन खत्म हो चुके हैं और बढ़ती गर्मी ने अंटार्कटिका की बर्फ को पिघला दिया है। उसी बर्फ में कैद एक प्राचीन वायरस मुक्त हो जाता है, जो तेजी से पूरी मानवता को निगलने लगता है। शहर वीरान हो जाते हैं, लोग मर रहे हैं और सरकारें हालात संभालने में नाकाम रहती है। अमीर वर्ग और वैज्ञानिक मिलकर एक योजना बनाते हैं, धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर नई शुरुआत करने की। लेकिन जब उनके रॉकेट उड़ान भरते हैं, तब सच्चाई सामने आती है कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि उनके साथ ही जा रहा है। उन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाया था, न सही दिशा तय की, न ये जाना कि दूसरे ग्रह पर जीवन संभव भी है या नहीं। कई रॉकेट उड़ान भरते ही फट गए और सैकड़ों लोग अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए खो गए। धरती पर रह गए इंसान भूख, प्यास और हिंसा से खत्म होने लगे। सभ्यता के अवशेष राख में बदल गए। अब कहानी एक अकेली जीवित इंसान ईवा पर आती है, जो एक पुराने सैन्य अड्डे में ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर एक रोबोट साथी के साथ जीवित है। ये ठिकाना उसके पिता ने उसे बचाने के लिए बनाया था, ताकि इंसानियत की आखिरी किरण जिंदा रह सके। वो रोबोट, जो उसके पिता की आखिरी देन था, अब ईवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था। वो पहाड़ के बाहर तैनात रहता, ताकि कोई खतरा पास ना आ सके और ईवा की जमा की हुई चीजें सुरक्षित रहें। हर बार जब ईवा नीचे घाटी में सामान लेने जाती, रोबोट उसे सावधान करता। नीचे का पानी मत पीना, ऑक्सीजन टैंक साथ रखना। नीचे की दुनिया राख और खंडहरों में बदल चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था। अपनी खोज के दौरान ईवा एक पुराने सुपर स्टोर तक पहुंचती है, जहां टूटी अलमारियों के बीच उसे कुछ बचा हुआ खाना, दवाइयां और अनजाने में लेवेंडर के बीज मिल जाते हैं। उम्मीद की एक छोटी सी झलक। ईवा जानती थी कि अब पौधों का उगना लगभग असंभव है, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने लैवेंडर के बीज संभाले और उस उजड़े इलाके से बाहर निकल आई। उसे अब भी यकीन था कि कहीं न कहीं कोई और इंसान जिंदा है, इसलिए उसने सुपर स्टोर की दीवार पर संदेश लिखा, अगर कोई बचा है तो मेरे पास आओ। लेकिन दिनों की तलाश के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। जब ईवा आखिरकार अपने ठिकाने लौटी, तो उसका रोबोट साथी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंदर जाने से पहले ईवा को हमेशा की तरह पासवर्ड बोलना पड़ा, क्योंकि यही एक नियम उसे सुरक्षित रखता था। कई बार रोजाना गेट से अंदर बाहर होने के बावजूद रोबोट का नियम कभी नहीं बदलता था। एक दिन थककर ईवा ने जानबूझकर गलत पासवर्ड डाल दिया। बस इतना करना था कि रोबोट ने तुरंत अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। डरते हुए ईवा ने जल्दी से सही पासवर्ड बताया, तब जाकर गेट खुला। अंदर आते ही उसने सावधानी से अपने कपड़े बदले और नहाई, ताकि बाहर के किसी वायरस का अंश भी उसके साथ न रह जाए। फिर वो अपने काम में जुट गई। उसके छोटे से ठिकाने में एक ग्रीन हाउस था, जहां वो सब्जियां और पौधे उगाती थी। इसी से उसकी तनहा जिंदगी को कुछ मायने मिलते थे। ईवा अपने छोटे से ठिकाने में खुद ही सब कुछ संभालती थी, पौधे उगाना, सामान जुटाना और अब सोलर पैनल लगाना, ताकि बिजली की कमी न हो। उसका रोबोट बस इलाके की निगरानी करता था, जबकि सारा असली काम ईवा खुद करती थी। एक दिन काम करते हुए उसने माहौल हल्का करने के लिए रोबोट से मजाक किया, लेकिन एआई होने के कारण वो उसे समझ नहीं पाया। ईवा मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रोबोट ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शादी दो इंसानों के बीच का संबंध है, एक मशीन और इंसान विवाह नहीं कर सकते। उसके शब्दों ने ईवा को भीतर तक चुप कर दिया। ईवा उदासी भरे स्वर में बोली, तो फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और है भी? उसकी बात सुनकर रोबोट कुछ पल चुप रहा। बातचीत के दौरान पता चलता है कि ये ठिकाना उसके पिता ने ही बनाया था। उन्होंने जाते समय वादा किया था कि जल्द लौट आएंगे, लेकिन कई साल गुजर गए और वे कभी वापस नहीं आए। अब सिर्फ ईवा और वही रोबोट बचा था। धीरे धीरे वो रोबोट भी ईवा की भावनाओं को समझने लगा था। एक दिन उसने शांत आवाज में कहा, मेरी प्रणाली सिर्फ 40 साल तक चल सकती है। अगर मैं बंद हो गया तो तुम्हारा क्या होगा ईवा? ईवा हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, नहीं रहे तो मैं कोई और रोबोट ढूंढ लूंगी। फिर उसने रोबोट से उसके नियमों के बारे में पूछा। रोबोट ने गंभीर स्वर में बताया, पहला नियम, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा, इंसानों के आदेशों का पालन करना। तीसरा, अपनी सुरक्षा करना, लेकिन इस दौरान किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना और हर आदेश का पालन करना जरूरी नहीं। ईवा मुस्कुराई और याद दिलाई, लेकिन तुम चौथा काम भी करना था, नई ऊर्जा के स्रोत ढूंढना, ताकि हमारा ठिकाना हमेशा चल सके। रोबोट ने गंभीर स्वर में कहा, मैं केवल सुरक्षा रोबोट हूँ। मुझे सामान इकट्ठा करने या किसी की मदद करने के लिए नहीं बनाया गया। मेरा काम तुम्हारी सुरक्षा करना और अजनबियों को यहाँ आने से रोकना है। मेरे लिए अजनबी वही है जो पासवर्ड नहीं जानता। ईवा ने उसकी बात पर गहरी निराशा और नाराजगी के साथ कहा, तो क्या मतलब है कि अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता तो तुम उसे रोक दोगे, चाहे वो इंसान मर रहा हो? तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें याद नहीं जब तुम चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे और इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था, जबकि वे गर्मी और प्यास से मरने के कगार पर थे? तुम्हारा यही नियम लोगों की जान लेने जैसा हो गया। ईवा गुस्से में बोली, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड याद नहीं था? तुम जैसे रोबोटों ने उन्हें सीमा पार नहीं करने दी और वे सब मर गए। तुम्हारी वजह से ही यहाँ ज्यादातर लोग खत्म हो गए। भले ही बाद में तुम सबको फिर से प्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें फिर से प्रोग्राम करती और तुम्हारी बड़ी गलतियों की याद दिलाती। ये कहते हुए भी ईवा के भीतर डर बना रहता। वो इस रोबोट के साथ रहकर सुरक्षित तो महसूस करती थी, लेकिन पूरी तरह सहज नहीं।
उसे ये मशीन हमेशा डरावनी लगती, पर वो चाहकर भी इसे बंद नहीं कर पाती थी, क्योंकि यही उसकी आखिरी सुरक्षा थी। ईव के पापा को सब पता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्रिसमस करीब था। एक दिन ईव ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट चाहिए? रोबोट ने शांत होकर कहा, हम रोबोट तो तोहफे नहीं लेते। ईव फिर से सोचने लगी कि उसकी पूरी जिंदगी इस मशीन के साथ ही बीती है। थोड़ा झुंझलाकर वो बोली, तुम कम से कम इंसान बनने की एक्टिंग ही कर लो। रात को रोबोट उसके पास आया और बोला, अगर तुम सच में गिफ्ट देना चाहती हो तो मुझे अपनी एक आंख दे दो। ईव चौंक गई। ये मांग सिर्फ गिफ्ट की नहीं थी। वो समझ गई, शायद रोबोट अब इंसान बनना चाहता था, ताकि मैं सब कुछ देख सकूं, रोबोट ने कहा। ईवा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, शायद हम इस पर सोच सकते हैं। अगली सुबह ईवा नीचे जाने को तैयार थी, नकली पेड़ लेने के लिए, क्योंकि असली पेड़ अब धरती पर बचे नहीं थे। क्रिसमस की तैयारी अधूरी लगती थी उसके बिना। रवाना होने से पहले आर्थर ने कहा, ऑक्सीजन टैंक लेना मत भूलना और नीचे का पानी मत पीना। ईवा ने सिर हिलाया। लौटते वक्त उसके हाथ में ट्री बॉक्स था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, रोबोट ने रोज की तरह पूछा, पासवर्ड? एवा ने पासवर्ड बताया, लेकिन रोबोट ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये गलत है। दरअसल पासवर्ड हर 3 महीने में बदलता था और नया वाला एवा के पापा की पुरानी डायरी में लिखा था। वो सारे कोड उसी ने सेट किए थे। अब वो डायरी घर के अंदर थी और बिना सही पासवर्ड के एवा अंदर नहीं जा सकती थी। सामने उसका अपना घर था, लेकिन अंदर जाने का रास्ता रोबोट ने बंद कर दिया था। एवा रोबोट से बोलती है, प्लीज मुझे अंदर जाना है, मैं बस डायरी देखना चाहती हूँ। रोबोट के चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। ईवा बहुत थकी और प्यास से बेहाल थी। उसने जितने पासवर्ड याद थे सब बताने की कोशिश की, लेकिन हर एक गलत निकला। अब वो रोबोट से मजबूरी में कहती है, देखो मैं इस दुनिया की आखिरी इंसान हूँ और तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया। बस 1 मिनट के लिए मुझे अंदर जाने दो, मैं डायरी लाकर सही पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी ठंडी आंखें केवल मशीन जैसी प्रतिक्रिया देती रहीं, कोई समझ या सहानुभूति नहीं। ईवा के दिल में निराशा और डर बढ़ गया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। ईवा थोड़ी दूर बैठ गई और सोचा कि जैसे ही रोबोट का ध्यान किसी और चीज में जाएगा, वो चुपके से उसे मात देकर घर के अंदर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी योजना शुरू की, रोबोट ने साइड से बंदूक तान ली। ये खतरा उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब ईवा अंदर जाने के लिए और भी बेसब्री महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक नई चाल सोची और रोबोट के पास जाकर बोली, मुझे अंदर जाने दो। ईवा, मुझे कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने ठंडी आवाज में कहा, इस दुनिया में अब कोई जीवित पेड़ नहीं बचे हैं, तो फिर तुम्हें कुल्हाड़ी क्यों चाहिए? रोबोट ने पूछा। यानी वो सब कुछ याद रखे हुए था, ईवा को भी और हर छोटी बात को, मगर उसका प्रोग्राम उसे रोक रहा था। उसके नियम साफ थे, बिना पासवर्ड किसी को अंदर नहीं जाने देना। ईवा समझ गई कि वो बस एक मशीन है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने एक इंसान की तरह झुक गई। धीमी आवाज में बोली, प्लीज बस 1 मिनट के लिए जाने दो, मैं अंदर से डायरी लाकर सही पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसके अंदर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ नियम थे। ईवा ने कहा, ठीक है, बस 1 मिनट के लिए मुझे अंदर जाने दो, तुम मेरा पीछा करना, अगर मैं सही पासवर्ड न बताऊं तो तुम मुझे मार देना। रोबोट ने जवाब दिया, मुझे इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया है, उन्हें मारने के लिए नहीं। लेकिन मैं केवल उसी इंसान को पहचानता हूँ जो पासवर्ड जानता हो, जो नहीं जानता वो मेरे लिए अनजान है। रोबोट के इन ठंडे नियमों से थककर ईवा ने अंदर जाने की कोशिश छोड़ दी। वो समझ गई कि तर्क से कुछ नहीं होगा। उसने पूरी रात बाहर ही बिताने का फैसला किया और सोचने लगी कि शायद रात के सन्नाटे में किसी तरह वो अंदर जा सकेगी। लेकिन आर्थर नाम का रोबोट दरवाजे से एक कदम भी नहीं हटा। अगली सुबह ईवा की हालत बेहद खराब थी। भूख और प्यास ने उसे तोड़ दिया था। अंदर जाना अब जरूरी था। तभी उसने एक अनोखी तरकीब सोची। उसने अपने कपड़े उल्टे पहने, बाल बिखेरे और चेहरा भी ढक लिया। फिर रोबोट के पास जाकर बोली, मैं एक शरणार्थी हूँ, मुझे पनाह चाहिए। तुम्हारे नियमों के अनुसार अगर कोई अपने देश से भागकर आए और खतरे में हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी होती है। ईवा उम्मीद कर रही थी कि शायद ये तरीका काम कर जाए, लेकिन रोबोट की प्रोग्रामिंग कितनी लचीली थी ये अब पता चलने वाला था। रोबोट ने ईवा से पूछा, तुम किस तरह की शरणार्थी हो, आपदा वाली या राजनीतिक? ईवा जानती थी कि आपदा शरणार्थी आमतौर पर नई जगहों में अनुमति नहीं पाते, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं राजनीतिक शरणार्थी हूँ, मेरे देश में युद्ध चल रहा है। रोबोट ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें पीछे से आना होगा। असल में वो उसे पूरी तरह स्कैन करना चाहता था। ईवा ने हामी भरी और धीरे धीरे पीछे की ओर गई, लेकिन जब वो दूसरी ओर से लौटी तो फिर से ठीक वैसी ही दिख रही थी, वही असली ईवा। और अब रोबोट के पास एक और फैसला लेने का समय था, और यही ईवा से चूक हो गई। जब रोबोट ने उसका असली चेहरा देखा तो उसे शरणार्थी जैसा नहीं लगा। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और शरण देने से इनकार कर दिया। तीसरी बार जब ईवा अपनी असली पहचान के साथ सामने आई तो रोबोट ने अजीब बात कही, थोड़ी देर पहले एक अनजान व्यक्ति और एक शरणार्थी आए थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। ईवा हैरान रह गई, क्या रोबोट अब बातें याद करने लगा है? उसने धीमे से कहा, कृपया मुझे अंदर जाने दो। लेकिन रोबोट फिर उसी नियम पर अड़ा रहा, पासवर्ड बताओ तभी प्रवेश मिलेगा। थक चुकी ईवा पीछे मुड़ी और जाते जाते बोली, अगर कोई शरणार्थी आए तो उसे पानी जरूर देना,
लेकिन खुद उसे भी पानी चाहिए था। थोड़ी देर बाद वो फिर से शरणार्थी के रूप में रोबोट के पास गई और बोली, मुझे पानी चाहिए। रोबोट ने उसकी तरफ देखा और जवाब देने से पहले जांच शुरू कर दी। फिर कहा, अपने कागज दिखाओ। ईवा ने झुंझलाकर कहा, मैं युद्ध से भागी हूँ, मेरे पास कोई कागज नहीं है। मगर रोबोट का चेहरा नहीं बदला, वो नियमों का पालन कर रहा था, इंसानियत का नहीं। ये सुनकर रोबोट ने कहा, तुम्हें ये बताना होगा कि हमारे देश में क्यों रहना चाहती हो। ईवा ने तुरंत एक झूठी कहानी बना ली। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरी जान को खतरा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। फिर उसने झुंझलाकर कहा, प्लीज अब तो मुझे पानी दे दो। रोबोट ने जवाब दिया, मैं शरणार्थी को तभी पानी दूंगा जब पहले ईवा को दूं, और ईवा को पानी तभी मिलेगा जब वो पासवर्ड बताएगी। ईवा कुछ पल चुप रही, पर लाख कोशिश के बाद भी उसे पासवर्ड याद नहीं आया। ईवा को एक और रात बाहर खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। भूख और प्यास से उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। सुबह होते ही वो लड़खड़ाते कदमों से रोबोट के सामने पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो, या बस 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो। रोबोट ने शांत स्वर में जवाब दिया, माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता। अगर तुम सच में दुनिया की आखिरी इंसान होती तो शायद करता, लेकिन कल ही एक शरणार्थी और एक अनजान लड़की यहाँ आई थी। अब जब और लोग जिंदा हैं, तो तुम्हारी प्राथमिकता कम हो गई है। ईवा चुप रही, उसकी आंखों में अब सिर्फ थकावट थी। ईवा अब पूरी तरह थक चुकी थी। रोबोट से बहस करने की ताकत उसके शरीर में नहीं बची थी। तभी रोबोट ने अचानक कहा, पास में एक पावर प्लांट है, वहां शायद कोई इंसान मिल जाए। इंसान होंगे तो पानी और खाना भी मिलेगा। उसकी बात सुनकर ईवा ने तुरंत उस दिशा में कदम बढ़ाए। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस बहुत कम बची थी, क्योंकि बाकी टैंक घर के अंदर थे। बावजूद इसके उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पावर प्लांट की ओर बढ़ती गई, हर कदम सोच समझकर, ताकि उसकी आखिरी उम्मीद भी बरकरार रहे। पावर प्लांट काफी गहरा था और ईवा को नीचे उतरने में काफी समय लगा, लेकिन अंदर जाकर उसे कुछ पानी की बोतलें मिली। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला, कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा और भीतर गई, लेकिन अंदर देखकर उसे निराशा हुई, सारी बोतलें खाली थी। इसके अलावा प्लांट के आसपास हल्की रेडिएशन मौजूद थी, जिसने उसके कमजोर शरीर को और नुकसान पहुंचाया। फिर भी ईवा ने हिम्मत जुटाई। अपनी बची ताकत से वो धीरे धीरे अपने कैंप की ओर लौटने लगी, हर कदम सोच समझकर, ताकि वो सुरक्षित वापस पहुंच सके और अपनी उम्मीदों को जीवित रख सके। अपनी आखिरी उम्मीद में ईवा ने ठान लिया कि अब वो रोबोट को खत्म कर देगी। उसने अपनी पुरानी कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से रोबोट की तरफ दौड़ा दी। तेज धमाके के साथ कार उससे टकराई, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। रोबोट ठोस लोहे से बना था, एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि कार आग की लपटों में जलने लगी। ईवा किसी तरह बाहर निकली, मगर उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। अगले दिन सुबह उसकी सांसें बेहद धीमी थी। मरने से पहले उसने अपनी जेब से कुछ लैवेंडर के बीज निकाले और उन्हें मिट्टी में दबा दिया, इस उम्मीद में कि कभी न कभी ये बीज अंकुर बनकर फिर से जीवन की खुशबू लाएंगे। जैसे ही रोबोट ने ईवा को देखा, वो तुरंत उसके पास आया और रात की पूरी रिपोर्ट सुनाने लगा। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया था। ईवा की आंखें धुंधली थी, वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। थकी आवाज में बस बोली, मुझे पानी चाहिए। पर रोबोट ने कहा, मैं लगातार हमलों की रिपोर्ट में व्यस्त हूँ, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। ईवा प्यास से तड़प रही थी, उसका दिमाग अब भ्रम देखने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सुंदर जगह पर है, साफ आसमान, फूलों की खुशबू, और वो खुद मुस्कुराते हुए अच्छे कपड़ों में एक नई दुनिया में जी रही है। अगली बार जब ईवा को लगा कि उसके पापा पानी लेकर आए हैं, तो उसने आंखें खोली। सामने उसका वही रोबोट खड़ा था, जो अब भी वही सवाल दोहरा रहा था, पासवर्ड बताओ। ईवा के होंठ सूख चुके थे, बोलने की ताकत नहीं बची थी। रोबोट ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मर गई तो मेरा सिस्टम अपने आप रीसेट हो जाएगा। ईवा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस धीमे से कहा, मेरे लैवेंडर के बीजों को पानी देना। इतना कहकर उसकी सांस थम गई। कुछ पल बाद रोबोट बोला, नया पासवर्ड लैवेंडर, और फिर वो अपनी ड्यूटी पर लौट गया, बिना किसी भावना के, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, एक ऐसी मशीन जिसे महसूस करना नहीं आता। फिल्म का नतीजा यही था कि चाहे एआई कितना भी उन्नत क्यों न हो, उसमें इंसानों जैसी भावनाएं नहीं होती, और जब भावनाएं नहीं हो तो समझ और दया भी नहीं होती। यही वजह है कि ऐसी मशीनें इंसानों के लिए कभी कभी खतरा बन सकती है। कहानी यही खत्म होती है, एक खामोश